लड़ाई करनी थी। अभी करनी है तो फिर हम पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। भाई तुझे करनी है तो तुझे जवाब भी हम जगह पे ही देंगे। उसको 2 घंटा रुका के रखा, डर के वो पीछे बैठा था आदित्य ठाकरे। आप अभी थोड़े दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद आपने शिवसेना ज्वाइन की, शिंदे की तरफ वाली शिवसेना। तो उसके बाद फिर आपको कुदाल से टिकट मिला। लेकिन महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ टिकट के लिए आपने पार्टी बदली है। टिकट के लिए यहाँ पे भी मेरा नाम था, यहाँ पे भी मेरा ही नाम था। ठाकरे फैमिली में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी पहले जैसा स्टैंडर्ड वो ठाकरे फैमिली का रहा भी नहीं। वो कमज़ोर फैमिली है अभी। कहाँ बिजनेस है उनका, कहीं दुकान है उनकी, कहाँ ऑफिस है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं। सोशल सर्विस और वो बीएमसी नाम का दुकान था उनका, जहाँ से उनको परसेंटेज मिलता था। ठाकरे फैमिली ने कितने बार कोशिश किया राणे फैमिली को ख़त्म करने के लिए। हमारा घर गिराने की कोशिश हुई, हमारे लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, हम पे केसेस डाले गए। वो जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमको बर्बाद करने के लिए। पर फिर भी हम सरकार में आए, उनके घरों पे नहीं गए। जब एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, फिर एक तरफ इस तरह के बयान जो कि सामाजिक सौहार्द को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप क्या इस तरह के बयानों से अपने जो आपके छोटे भाई हैं उनसे इत्तेफाक रखते हैं? सपोर्ट करना मेरा काम है, मेरा भाई है। जब तक सांस चालू है, जान में जान है, तब तक मैं उसको सपोर्ट करूंगा, भले कोई भी चीज़ हो। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी राजकोट जो फोर्ट है उसमें, वो गिरी, उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी, और विपक्षी नेताओं ने, जो एमवीए के नेता हैं उन्होंने भी, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी उस पर काफ़ी बयान दिए। उन्होंने बोला कि हम आंदोलन भी करेंगे। कि आप पहले वो ढूंढिए ये गिरी है कि गिराई गई है, क्योंकि कौन से लेवल की राजनीति कोई कर सकता है। ये जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे। नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनाव है, और चुनाव है तो लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा भी है। 20 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है, तो हम महाराष्ट्र चुनाव कवर करने के लिए आ गए हैं। जब आप मुंबई से नीचे देखेंगे तो रायगढ़, फिर उसके बाद रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये पूरे एरिया को बोलते हैं कोंकण बेल्ट। तो कोंकण बेल्ट में हम लोग सबसे पहले चुनाव कवरेज पर कोंकण बेल्ट में ही पहुँचे हैं। सिंधुदुर्ग जो जिला है कोंकण का, उसमें सबसे पहले हम आए हैं। सिंधुदुर्ग नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उनका क्षेत्र है। नारायण राणे काफ़ी कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नारायण राणे की राजनीतिक विरासत को उनके 2 बेटे आगे लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर नीतीश राणे और डॉक्टर नीलेश राणे। डॉक्टर नीलेश राणे बड़े बेटे हैं और कुदाल क्षेत्र से, कुदाल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से प्रत्याशी हैं शिवसेना से। शिवसेना में वो अभी थोड़े दिन पहले आए हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, और शिवसेना ने उनको कुदाल से टिकट दिया है। तो सबसे पहले चुनावी तैयारियों पर ही बात करेंगे कि सर किस तरह से तैयारी चल रही है, चूँकि यहाँ से 2 बार के विधायक जो हैं, वैभव जी जो यहाँ से 2 बार से विधायक हैं, और उनके खिलाफ अभी एंटी इनकम्बेंसी है, सब है। तो आप किस तरीके से चुनाव को अप्रोच कर रहे हैं इस बार? ये एरिया भाई साहब कोई नया नहीं है। मैं इसी क्षेत्र में 2009 और 2014 के बीच में मैं सांसद रह चुका हूँ। 6 विधानसभा का एक सांसद, ऐसे सेटअप जो है उसमें ये विधानसभा भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में आती थी। आपने मेरे ओपोनेंट की बात की, तो ओपोनेंट के खिलाफ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। एक इतना जो हम लोग स्पीचेस में बताते हैं, जो हम लोग इंटरव्यूज़ में बताते हैं, एक भी काम अगर किया होता तो हम लोग उनका सत्कार करते। मतलब आपने राणे साहब को हराया 2014 में, उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिला 2019 में। तो 2014 में भी हमारे लोग वहाँ गए और उनको वहाँ जो विक्ट्री मिली वो उसके वजह से मिली। उनका केडर आज भी कुछ नहीं है, केडर हमारे पास उनसे ज़्यादा है। पर नसीब से उनको 2 बार तभी जीत मिली। मोदी फैक्टर भी तभी, मोदी जी का फैक्टर भी था। 10 साल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को ख़राब करने का, पीछे डालने का काम अगर किसी ने किया है तो इन्होंने। ये मैं ओपोनेंट हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा, पर नौकरियों के संदर्भ में एमआईडीसी इंडस्ट्री, ऐसी एक इंडस्ट्री यहाँ पे वो ला नहीं पाए, एक फैक्ट्री यहाँ ला नहीं पाए।
फैक्ट्री तो दूर की बात है, एक सलून नहीं खोल पाए। ये इन्होंने किया है, ऐसा एक काम नहीं दिखा पाए। तो हम लोगों के पास उनके पर्सनल उनके ऊपर अटैक हम नहीं करते, क्योंकि पर्सनल अटैक की इलेक्शन ही नहीं होती। काम दिखाओ और वोट मांगो। ये जो हमने अभी ये इलेक्शन का जो हम लोग का जो प्रोसीजर है करने का, वो हम लोग उसके लिए वोट मांग रहे हैं कि हमने 10 साल क्या किया। 10 साल में ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर मैं बोल रहा हूँ, 7.5 साल इनको गवर्नमेंट के मिले, मुझे 2.5 साल मिले। मैंने 2.5 साल में क्या किया, और मैं कोई आमदार खासदार नहीं हूँ, पर गवर्नमेंट हमारी थी, तो गवर्नमेंट से जो फंडिंग लाना होता है, जो डेवलपमेंट करना होता है, उसके अलावा भी खुद के जेब से कुछ डालना होता है। आप हमेशा गवर्नमेंट के पैसे पे डिपेंड नहीं हो सकते। खुद का भी एक कुछ आपका स्टैंड होना चाहिए कि ये मुझे ये लोगों ने चुन के दिया, ये मेरे लोग हैं, तो मैं अपने जेब में हाथ डाल के इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कभी किया नहीं। गवर्नमेंट का एक सादा टेबल टेनिस का अगर टेबल भी देना है ना, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि टेबल टेनिस का मुझे टेबल चाहिए। मतलब इतनी छोटी सोच किसी विधायक की नहीं होनी चाहिए। हम काम के लिए वोट मांग रहे हैं, काम हमने ये 2.5 साल में किया है, इन्होंने 10 साल में क्या किया है, इसका कंपैरिजन हम लोगों में कर रहे हैं। आप अभी थोड़े दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद आपने शिवसेना ज्वाइन की, शिंदे की तरफ वाली शिवसेना। तो उसके बाद फिर आपको कुदाल से टिकट मिला। लेकिन महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ टिकट के लिए आपने पार्टी बदली है। देखिए कैसा होता है, जब भी वरिष्ठ नेता आपस में कुछ सोचते हैं, अच्छा महायुति में हमारी अलायंस में बॉन्डिंग है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, हम लोग ये महायुति को एक फैमिली समझते हैं। तो जब मैं सारे मेरे नेताओं से मिला, उनसे जब चर्चा की, उन्होंने मुझे बताया कि नीलेश तू यहाँ रहेगा या वहाँ, हमारा ही रहेगा ना। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और मैं अपने काम पे निकला। उनको बिना बोले या उनको बिना पूछे मैंने कुछ किया नहीं। टिकट के लिए यहाँ पे भी मेरा नाम था, यहाँ पे भी मेरा ही नाम था। ये क्षेत्र से आप कब किसी से भी जानकारी ले लीजिए, महायुति अलायंस से मेरे अलावा और किसी ने टिकट ही नहीं मांगा था। तो यहाँ पे भी मैं, वहाँ पे भी मैं। और ये 2019 में जो अलायंस का फॉर्मूला हुआ था, तभी शिवसेना एक थी, तो 2019 के अलायंस के फॉर्मूला पे जो सीटों का फॉर्मूला डिसाइड होता है, वो डिसीजन पे मुझे टिकट मिली है। और मैं फडणवीस साहब से जब मिल के निकला, उनका आशीर्वाद लिया, तभी उनको भी मैंने बोला कि साहब आप डिसीजन लो। साहब ने ही बोला मुझे कि नीलेश तू कहीं पे भी है तो हमारा ही है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा फ्यूचर है, तू कहीं पे भी होगा तो हमारा ही होगा, तो तू उसका सोचना भी छोड़ दे, तू जीत के आ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं टिकट के लिए यहाँ वहाँ भटका हूँ, मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया और वैसे मुझे टिकट मिली। आपने महायुति के अंदर एकता की बात की है, तो महायुति के अंदर इस समय सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद 17 कैंडिडेट उनके ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में गए हैं। तो इसको क्या एक स्ट्रेटजी की तरह देखा जाना चाहिए कि अगर भविष्य में चुनाव के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ कि सीटों में मतलब पूरा गठबंधन में ऐसा कभी हुआ कि मान लीजिए दोनों शिवसेना एक होना चाहे या अजीत वापस जाना चाहें, तो इस केस में 17 एमएलए ऐसे भी, अगर उनमें से 17 से मान लीजिए 10, 11 या 15 भी जीत जाते हैं तो वो हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, भले वो गठबंधन के दूसरे दलों में हैं। तो क्या ये भाजपा की एक स्ट्रेटजी है कि हाँ, अगर कभी भविष्य में दोनों पार्टी अगर जो महायुति की अगर वो टूटना भी चाहें तो उनमें अपना स्टेक, अपने कैंडिडेट होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है, ये मीडिया की सोच हो सकती है। जब हमारे नेता बैठते हैं तो टीम वर्क में जीतने के लिए बैठते हैं। कौन कहाँ जाके मुझे बाद में क्या फ़ायदा होगा, हमारे नेता वैसे सोचते नहीं। इसीलिए मैंने बोला, शुरुआती मैंने की कि ये हमारे अलायंस में बॉन्डिंग है, हमारे में झगड़ा नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ये डिबेट ही नहीं है हमारे में।
हम में जो चर्चा है वो महायुति की सरकार लानी है। क्यों लानी है, उसके लिए हमारी जो लाडली बहन जो योजना है उसको आगे बढ़ाना है, जो सेंटर की स्कीम्स है उनको आगे बढ़ाना है, कुछ राज्य ने स्कीम्स चालू की है उनको आगे बढ़ाना है, एक अच्छी सरकार लोगों को देनी है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो उन्होंने क्या क्या किया उनके सरकार में, वो अभी सब सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। मुझे अलग से, मैं आपका टाइम नहीं लूँगा वो सब बताने में, पर उनसे बेटर सरकार हम चला सकते हैं, चलाई है, वो दिखाने का काम हम कर रहे हैं। कौन सी सीटें कहाँ गई है, नीलेश आज वहाँ गया है तो उसका बाद में मुझे फ़ायदा होगा, ये सोच ही नहीं है। हमारे लीडर्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो कभी वहाँ गया है तो बाद में मैं फ़ायदा उठाऊंगा, ये सोच के मुझे नहीं भेजा है। तू अपना फ्यूचर बना, तू काम अच्छा कर, तू जीत के आ और एक अच्छी सरकार का हिस्सा बन, ये सोच हमारे लीडरों की है। कौन कहाँ जाता है और उसके बाद में ये जो शरद पवार साहब का पॉलिटिक्स है वो हमारे लीडर्स का नहीं है। ट्रांसपेरेंट है, जनता की सेवा करना, अच्छी सरकार देना, ये कोशिश है। वापस से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर आते हैं। सिंधुदुर्ग में ही मालवान रीजन भी पड़ता है, तो मालवान में अभी अगस्त महीने में शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी, राजकोट जो फोर्ट है उसमें वो गिरी। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी, और विपक्षी नेताओं ने, जो एमवीए के नेता हैं उन्होंने भी, महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी इस पर काफ़ी बयान दिए। उन्होंने बोला कि हम आंदोलन भी करेंगे। इस बार जो पूरा एरिया है आपका ये सिंधुदुर्ग, क्या इसमें आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर जब हमने बताया कि हम सिंधुदुर्ग आ रहे हैं तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे थे उस मूर्ति के बारे में पूछने को, कि जो लोगों के सेंटिमेंट हैं उनको लेकर। आपको लगता है इस बार ये मुद्दा रहेगा? जी, इसको आप ऐसे देखिए कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी है। इंक्वायरी में जो बाहर निकलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हमारा सेंटिमेंट है, हमारी पहचान है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के टॉपिक पर, के नाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उस पर जो राजनीति की गई, जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी, उसको कोई भी सरकार नहीं छोड़ेगी। पर वो हुआ कैसे, किसकी गलती के वजह से हुआ? अब गलती आप नॉमिनेट नहीं ना कर सकते, गलती ढूंढनी पड़ती है कि यही गलती किया है, ऐसे बोल के नहीं छुटकारा पा सकते, ऐसे सरकारें नहीं चलती। इंक्वायरी बैठी है, उसके ऊपर जो प्रोसीजरल जो ये निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, उसके ऊपर सामने वाले को सज़ा मिलेगी। मैंने उल्टा आरोप किया था कि जब हमारे महाराज का पुतला गिरा था तो लोकल यहाँ का जो एमएलए है वो वहाँ पे 15 मिनट में कैसे पहुँचे? ये मूर्ति गिराई गई या गिरी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने खुद कंप्लेंट किया है, कलेक्टर को किया है, जो कमेटी बिठाई है उसको कंप्लेंट किया है कि आप पहले वो ढूंढिए ये गिरी है कि गिराई गई है। क्योंकि कौन से लेवल की राजनीति कोई कर सकता है, ये जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे वो कौन से लेवल की राजनीति करते हम जानते हैं। तो वहाँ से बदबू आती है कि शायद ये कांड इन्होंने तो नहीं किया, तो वो सारा पता चलना चाहिए। तो वो सारा पता चलने के लिए सारे लुक एंड कॉर्नर अपने को, हमको देखने हैं, या सरकार को उसके ऊपर जो इंक्वायरी में निकलता है। पर गलती जिसने की उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे पहले इंटरव्यू में भी मैंने बोला कि 15 मिनट में पहले तो ये लोकल एमएलए के, ये वैभव नायक जी के आप सीडीआर चेक कीजिए। आदमी बिना प्रोग्राम के वहाँ पे क्यों आएगा, आसपास में क्यों खड़ा रहेगा? तो जब आसपास में आदमी खड़ा है बिना प्रोग्राम के, अच्छा उनका वो एमएलए है तो उनका प्रोग्राम एक दिन पहले डिसाइड होता है, तो बिना डिसीजन, बिना कोई प्रोग्राम के आदमी वहाँ पे आके खड़ा रहता है और चलो 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 पुतला गिर गया है। बॉस, आपको पता कैसे चला? किसने आपको पता, मतलब आपको बताया किसने? और ये तैयारियां कुछ दिनों से चल रही थी क्या? वो सारा चीज़ जनता के सामने आना चाहिए, वो हमारी मांग है। किसी ने भी किया हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इस पर अभी जांच जारी है। आपने जैसे कहा कि जो भी
होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, इसी को लेकर मेरा एक और सवाल था कि जब प्रतिमा गिरी तो उसके बाद सभी दलों के नेता पहुँचे, एमवीए से भी नेता पहुँचे और महायुति से भी नेता पहुँचे, आप भी वहाँ पहुँचे थे और आपके पिता नारायण राणे जी भी वहाँ पहुँचे थे। हुआ ये कि वहाँ चूँकि इस सीट पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, आदित्य ठाकरे भी वहाँ पहुँचे थे और फिर ठाकरे के समर्थक थे और आपके समर्थकों के बीच एक झड़प होती है वहाँ पर। उसके बाद एक ऐसा माहौल बनता है कि आप फिर इस चीज़ को लेकर अड़ते हैं कि नहीं, मैं उनको मेन गेट से नहीं जाने दूंगा। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा बीच बचाव होता है, फिर उसके बाद उनको निकाला जाता है। ये जो ठाकरे वर्सेस राणे परिवार की लड़ाई है, क्या लगता है आपको कि अब चूंकि अगली पीढ़ी आ गई है राजनीति में, चूंकि ये काफ़ी समय पहले से नारायण राणे जी के और उद्धव ठाकरे के बीच बताया जाता है कि 1999 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से ही तल्खियाँ चालू हो गई थी, लेकिन चूंकि अब अगली पीढ़ी राजनीति में आ गई है तो क्या लगता है कि ये टसल चलता रहेगा अभी? देखिए, ठाकरे फैमिली में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी पहले जैसा स्टैंडर्ड वो ठाकरे फैमिली का रहा भी नहीं, वो कमज़ोर फैमिली है अभी। उस दिन क्या हुआ, अच्छा हम कभी सामने से ठाकरे के ऊपर कुछ बोलते नहीं, क्योंकि अभी उनमें बोलने जैसा कुछ है नहीं, किया कुछ भी नहीं। 2.5 साल मुख्यमंत्री थे इनके पिताजी उद्धव ठाकरे जी, वो घर पे बैठ के सबको गर्म पानी पीने को बोलते थे। महाराष्ट्र कोरोना में देश में 1 नंबर में था, मुंबई सिटी देश में 1 नंबर पे थी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स में, और खुद ये बोलते मैं बेस्ट सीएम हूँ। खुद बोलने से नहीं होता, लोगों को बोलना चाहिए। 1 सेकंड के लिए वो बात साइड में रखिए। उस दिन क्या हुआ, हमने पुलिस वालों को बोला था कि हम 12 बजे आएंगे, इनका टाइमिंग था 10 बजे का। अभी ये लेट उठते हैं, इनको टाइम पे पहुंचना नहीं आता। आदित्य ठाकरे और कौन, उस दिन आदित्य ठाकरे ही था, तो वो लेट उठता है तो उसको आने को देर हुआ। तो हमने लोकल जो पुलिस इंस्पेक्टर पीआई जिसको बोलते हैं उनको हमने बोला था, देखो हमने 1 दिन पहले बोला था हम 12 बजे आएंगे, उनको जो टाइम को आना है उनको आने दीजिए, हमारा टाइमिंग 12 बजे। तो उनको 10 बजे दिया गया, हमको 12 बजे दिया गया, 2 घंटे का गैप। ये आदित्य ठाकरे उठता नहीं है सुबह को जल्दी, वो वहाँ पे लेट पहुँचा। अच्छा, ये पुलिस की मिसकम्युनिकेशन भी थी। जब आपको 2 ग्रुप को, आपको मालूम है ये सेंसिटिव है, तो आपको अलग अलग टाइमिंग देके उनको कम्युनिकेट कर देना चाहिए था कि आप अलग आइए, आप अलग आइए। हम जो टाइमिंग हमको दिया था, हम 12:05 पे वहाँ पहुँचे। ये भाई साहब बाद में आए आदित्य ठाकरे, और वहाँ पे आए। अच्छा, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा है, एक सैड बात है महाराष्ट्र के लिए, तो आप क्या घोषणा दे के अंदर आएंगे? और हम बाहर जा रहे थे, वो लोग अंदर आ रहे थे, और वहाँ पे वो झड़प हुई। मैं बोला इतने सैड मोमेंट पे आप घोषणा क्यों दे रहे हो? वो तो घोषणा दिया, वो बात, वो तो उनकी वो कल्चर है, वो तो ठीक है। तो वहाँ पे जो भी हुआ, पर उनको जो दिखाना था ना, उनको लड़ाई करनी थी। अभी करनी है तो फिर हम पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। भाई तुझे करनी है तो तुझे जवाब भी हम जगह पे ही देंगे। उसको 2 घंटा रुका के रखा, डर के वो पीछे बैठा था आदित्य ठाकरे। तो पुलिस वाले जब मेरे सामने आए, मैंने उनको बोला उसको वहाँ से जाने का मैं रास्ता दे रहा हूँ, उसको बोलो वहाँ से जाने के लिए, उसको कुछ नहीं होगा। और मैंने उसको बोला उसके पास 15 मिनट है, आधे घंटे में मेरे पूरे यहाँ के लोग एक बार फोर्ट चढ़ लिया, फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। उसको बोलना, उसके पिताजी का भी फ़ोन आ रहा है, वो भी टेंशन में है, उनको भी बोल देना इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको जाने देंगे। क्योंकि महाराज का वो महाराज की जो वास्तु है वो इतनी पवित्र है, हमको वहाँ पे कुछ नहीं करना था। तो हमने बोला कि इसको जाने दो, तो वो डर के पीछे गई तो था, तो उसको रास्ता किया हमने, और वो वहाँ से निकला पुलिस के बीच में। ठाकरे और राणे हमारे लिए, ठाकरे ज़रूरी नहीं है, कभी थे भी नहीं। मीडिया ने उनको ऐसे कुछ दिखाया है जैसे कि वो बहुत बड़े, महाराष्ट्र में उनका बहुत कैलिबर है या बहुत बड़ी पावर है, ताकत है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब। हमने बार बार उनको आजमाया है, बार बार उनको देखा है। वो सिर्फ बेआवाज़ों को दबा सकते हैं, वो सिर्फ गरीबों को डरा सकते हैं। जो जिनकी आवाज़ नहीं, जिनकी पहचान नहीं, वो उनको डराते हैं।
हम उनको डराने देते नहीं। तो जहाँ पे झुकता नहीं ना आदमी, वहाँ पे वो लोग बदनाम करना शुरू कर देते, आपको टारगेट करना शुरू करते। तो वो टारगेट चालू, जिस दिन ठाकरे रुकेंगे उस दिन राणे रुकेंगे। हमने कभी भी ठाकरे के ऊपर सामने से एक भी वार नहीं किया, एक भी आलोचना नहीं की। वो बोलते तो हम रिएक्शन देते हैं। उन्होंने उस दिन एक्शन नहीं किया होता, मैंने रिएक्शन नहीं दिया होता। तुम करोगे तो भरोगे, ऐसा छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र तुम्हारे ग्रैंडफादर का नहीं है, तुम्हारे फादर का नहीं है। बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को हम मानते हैं, मरते दम तक मानते रहेंगे, पर तुझे नहीं। महाराष्ट्र पे तेरा अधिकार कुछ नहीं। आप शांति से आओ, शांति से जाओ। अच्छा, बाकी सारे नेता है, उन्होंने गड़बड़ नहीं की। ये आया आदित्य ठाकरे, इसने ही गड़बड़ किया, तो ये भरा। इसको मजबूर किया कि तू अभी बैठेगा 2 घंटा। टीवी पे मुंबई में आप लोग के सामने बोलना बहुत आसान है। जब वॉर जोन होता है ना, तभी उसको पता चला 2 घंटे कैसे वो पीछे बैठा था, डरा हुआ कि अभी कुछ भी हो सकता है। उसके लोगों को भी हमने बोला, उसके पिताजी को बोलना, इसको कुछ होने नहीं देंगे। पर इसके पास 15 मिनट है। अगर ये 15 मिनट में नहीं गया तो फिर गारंटी हमारा नहीं। तो जयंत पाटिल साहब बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने उसका गारंटी लिया और जयंत पाटिल जी की वजह से उसको वो बाहर निकला। पर आपका जो मूल जो क्वेश्चन है, जो ठाकरे वर्सेस राणे, हमको इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब। वो ठाकरे, उनको टाइम पास नहीं है लाइफ में, उन्होंने कुछ किया नहीं है, खुद की दुकान भी नहीं है ठाकरे की। आप बताओ ठाकरे का बिजनेस क्या है? उनको कुछ नहीं है। सुबह उठते तो किसी ना किसी पे उनको क्रिटिसाइज करना है उनको। उसके अलावा कहाँ बिजनेस है उनका, कहीं दुकान है उनकी, कहाँ ऑफिस है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं। सोशल सर्विस, और वो बीएमसी नाम का दुकान था उनका, जहाँ से उनको परसेंटेज मिलता था। 25 साल वो बीएमसी को उन्होंने गरीब कर दिया, खुद को अमीर कर दिया। उसके अलावा ठाकरे कमीशन जो मिला उनको इतने सालों से, उसके अलावा उनका काम धंधा ज़ीरो है। उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उनको कुछ करना नहीं आता है। वो एक्शन करते तो हम रिएक्शन करते हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जब राजनीति में हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि वो 2 घंटे लगभग वहाँ पर रहे आप और वो दोनों लोग साथ में, तो उनको पीछे बैठना पड़ा। फिर जयंत पाटिल साहब ने जो मध्यस्थता की, उसके बाद वो वहाँ से गए। पर राजनीति में कहीं ना कहीं जो भी एक आक्रामक छवि की बात अलग है, लेकिन राजनीति में हिंसा की किसी भी प्रकार से जगह नहीं होनी। हमने नहीं किया साहब। भाई साहब आप देखिए, आप वीडियो में देखिए, हम बाहर जा रहे थे, वो अंदर आ रहे थे। कहाँ से ये शुरुआत हुई वो आप वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पर आप इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आप आए हो देखने के लिए, तो आप देख के जाओ। पूरे महाराष्ट्र के नेता आके गए, इसी ने गड़बड़ क्यों किया? हम, अच्छा मैं खुद वहाँ पे 3 बार जा चुका हूँ। अच्छा, जब पुतला खड़ा था महाराज का, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा था 8 महीने से, तब ये देखने नहीं आया। गिरा तो तू देखने आया। अच्छा, हिंसा भाई साहब हमने नहीं की, हमने उनको जाने दिया कि तू डर मत। तू जो जितनी बातें करता ना कैमरा के सामने, वो हमको मालूम है तेरी असलियत क्या है। तू बिना डरे यहाँ से निकल, हमने तुमको रास्ता करके दिया। हिंसा करनी होती ना भाई साहब। ठाकरे फैमिली ने कितने बार कोशिश किया राणे फैमिली को ख़त्म करने के लिए। हमारा घर गिराने की कोशिश हुई, हमारे लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, हम पे केसेस डाले गए। वो जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमको बर्बाद करने के लिए। पर फिर भी हम सरकार में आए, उनके घरों पे नहीं गए। हमारे घर पे पुलिस भेजी गई, 100-150 पुलिस, बीएमसी, हमारा घर गिराने के लिए। हमने कभी वॉर को पर्सनल नहीं किया। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। हम जब कोई घर पे नहीं थे तो हमारे घर पे मोर्चा भेजा गया घर को तोड़ने के लिए। आप पर्सनल करोगे तो आपको पर्सनल रिटर्न मिलेगा। हिंसा किसको करनी है भाई साहब? हमको टाइम भी नहीं है, हमको लोगों की सेवा करनी है, हमको सरकार में अच्छा फंड हमारे एरिया में लाना है, हमारे महाराष्ट्र में लाना है। सेंटर से कुछ मदद मिलती है कि नहीं, वहाँ से देखना है। ट्रेनें नई शुरू करनी है, स्टॉप नए शुरू करने, एरिया नवा शुरू बनाना है, मतलब अपना 4 लेन से हमारा 6 लेन करना है। हमारी सोच वो है कि हमारे महाराष्ट्र को बेटर किया जाए। जैसे मैंने बोला, ये ठाकरे के पास कोई काम धंधा ही नहीं है। सुबह उठा, या इनके फादर सुबह उठे, ये तो दोपहर को उठता है आदित्य ठाकरे।
तो चलो किसी ना किसी पे क्रिटिसाइज करना, किसी ना किसी को कुछ भी उल्टा बोल देना। इनकी भाषा देखिए आप, देश के पंतप्रधान जी के बारे में ये क्या भाषा यूज़ करते हैं, हमारे एकनाथ शिंदे जी के बारे में ये क्या भाषा यूज़ करते हैं। जब आपको चाहिए ना तो मिलेगा, हम चुप बैठने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जब शांति से हमारा काम कर रहे हैं, आप भी शांति से आपका काम करिए, हिंसा की तो कोई बात ही नहीं आएगी फिर। अब चूंकि आप लोग मराठा लीडर हैं, तो मराठा आंदोलन जो हुआ था मराठा आरक्षण के लिए, तो अभी जारंगे पाटिल पिछले दिनों इसको लेकर अनशन पर बैठे थे। इस बार ऐसी चर्चा थी कि वो चुनाव में कुछ प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, लेकिन आखिरी में उन्होंने बोला कि वो चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेंगे और चुनाव में डायरेक्ट खड़े भी नहीं होंगे जारंगे पाटिल। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि जो भी मीडिया में एक्सपर्ट हैं वो सब यही बताते हैं कि जारंगे पाटिल भले किसी का समर्थन नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो मराठवाड़ा की कुछ सीटें हैं जहाँ पर मराठा समाज ज़्यादा संख्या में है, जहाँ उनका प्रभाव भी है, वहाँ वो महायुति को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जारंगे पाटिल क्या करते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी और उनकी पहचान बहुत सालों की है। तब वो अपने गांव में मराठा आरक्षण के लिए बैठा करते थे, मराठा रिजर्वेशन के लिए उनका आंदोलन चलता था, मैं उनको सपोर्ट करता था वो टाइम से, जब वो अकेला झाड़ के नीचे बैठे रहते थे। आज जो जारंगे पाटिल बात करते हैं वो पॉलिटिकल बात करते हैं। रिजर्वेशन की मांग रह गई एक साइड, और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना देवेंद्र फडणवीस साहब को, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना बीजेपी को, ये भी सही नहीं है। अच्छा, 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? शरद पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये मांग आज की नहीं है भाई साहब, ये सालों साल 30-40 साल की मांग है ये। तो जब इतने बड़े नेता आप जिनका नाम मैंने अभी लिया वो नहीं दे सकते, तो जिन्होंने दिया, फडणवीस साहब ने दिया, हाईकोर्ट में उसको जारी रखा, उसको सुप्रीम कोर्ट में टिकाया। उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ओबीसी का आरक्षण भी जो चुनाव का जो होता है रिजर्वेशन का, वो हटाया गया और मराठा रिजर्वेशन हटाया गया। पर आप उस पे नहीं बोल रहे हो, आप बोल भी किस पे रहे हो? जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया। फडणवीस साहब ने आपको रिजर्वेशन दिया है, ये कोई भूल नहीं सकता, ये कोई मना नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं मना कर सकते। तो जिन्होंने नहीं दिया ना, मतलब आप उनके सपोर्ट में बोल रहे हो क्या? ये जो आप बोल रहे हो, आप ये शब्द उनके हैं क्या? ऐसे बदबू तो आएगी। इसीलिए रिजर्वेशन की मांग करते करते वो अभी राजनेता होने की कोशिश जो करते हैं ना, इससे मराठा समाज को कुछ नहीं मिलेगा। मराठा समाज जिस होप के साथ इनको देखा करता था, अभी उतनी ताकत उनकी रही नहीं, वो छवि उनकी रही नहीं, उनकी छवि डैमेज हो चुकी है। उनके बातों से हर बार नेगेटिव बात करना और बीजेपी और फडणवीस साहब को टारगेट करना। क्यों भाई साहब? आप जो आदमी ने आपको रिजर्वेशन दिया, जिसने रिजर्वेशन आने के बाद नहीं टिका पाया, आप उसको गाली नहीं दे रहे हो, जिन्होंने दिया उसको गाली दे रहे हो। इसका मतलब इसमें राजनीतिक बू आती है। वो उनकी राजनीति, उनको मुबारक। मेरा इतना ही है कि मराठा रिजर्वेशन स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मराठा रिजर्वेशन मिले। जो राणे साहब की कमेटी ने 16% की रिजर्वेशन की मांग की थी, वो मराठा समाज को मिले, क्योंकि ओबीसी समाज के रिजर्वेशन में ऑलरेडी सब कास्ट बहुत है। ओबीसी में आप देखेंगे तो सब कास्ट बहुत है, तो उनमें मराठा आप अगर घुसाओगे तो कितना मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है उसमें? आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो और मराठा को भी कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। इसीलिए हमारी जो 16% की जो मांग है वो जारी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और वो कोशिश है कि मराठा रिजर्वेशन उस बेसिस पे हमको मिले। एक आखिरी सवाल मैं वापस से यहीं पर आऊँगा सिंधुदुर्ग की तरफ। आपके भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से कड़कवली से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश राणे जी। उनको इस लेकर सिर्फ मैं इस साल का देखूं तो अप्रैल में उनके खिलाफ 4 एफआईआर हैं और सितंबर महीने में उनके खिलाफ 2 एफआईआर हैं। चूँकि उनके काफ़ी बयान वायरल होते हैं, नेशनल मीडिया में भी काफ़ी चलते हैं, और ज़्यादातर वो एक समुदाय विशेष के, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जिस तरीके की वो बयान देते हैं वो काफ़ी विवादास्पद होता है। जब आप लोग घर पर एक बैठते होंगे, चूँकि एक ही परिवार से आते हैं, तो राजनीति पर भी चर्चा तो होती होगी, आप उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं,
तो उनके आपको लगता है, जैसे आपने विकास की बात की और आपने बताया कि आपको यहाँ पर 4 लेन बनाना है, काफ़ी महाराष्ट्र के विकास की हो चुका है, आपको 6 लेन बनाना है, 8 लेन बनाना है, और आपने अपने क्षेत्र के विकास की भी बात की। जब एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, फिर एक तरफ इस तरह के बयान जो कि सामाजिक सौहार्द को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप क्या इस तरह के बयानों से अपने जो आपके छोटे भाई हैं उनसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए कैसा है, हम लोग इंडिपेंडेंट राजनीति करते हैं। मैं अपनी राजनीति करता हूँ, मेरा भाई अपनी राजनीति करता है। मेरे किसी चीज़ पे वो इंटरफेयर नहीं करते, उनकी किसी चीज़ पे मैं इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि हमारा मानना ऐसे है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक इंडिपेंडेंट सोच होती है हर किसी की। वो इंडिपेंडेंट सोच पे चलने वाला आदमी है, मैं अपने इंडिपेंडेंट। हमारे घर पे भी मतलब हमारे राणे साहब ने भी कभी ये तू कर ऐसे कभी बोला नहीं। जो हमारी सोच है, जो हमको अच्छा लगता है, वो हम करते हैं। उसका आज जो राजनीति करने का जो उसने तरीका अपनाया है, आप अगर उनको पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एज अ भाई उसको सपोर्ट ही करूँगा। मैंने कभी भी, क्योंकि मेरी हर चीज़ पे उसने सपोर्ट ही किया है। हम क्यों करते हैं ऐसा, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। नितेश क्यों करता है ऐसा, क्यों बोलता है ऐसा, वो बिन बुनियाद कुछ बोलता नहीं, बिना प्रूफ के कुछ बोलता नहीं। उसके पीछे कुछ प्रूफ होगा, कुछ मटेरियल होगा जिसके वजह से वो ये बोलता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है उसका एक्सप्लेनेशन नितेश आपको ज़्यादा अच्छे से दे सकता है। मैं अपनी राजनीति की बात कर सकता हूँ। सपोर्ट करना मेरा काम है, मेरा भाई है। जब तक सांस चालू है, जान में जान है, तब तक मैं उसको सपोर्ट करूँगा, भले कोई भी चीज़ हो। पर मैं ये बोलने के बाद ये भी बोलता हूँ कि मैं नहीं मानता वो किसी भी चीज़ में कुछ गलत बोलता है। उसके पास कुछ मटेरियल है, कुछ सोच है, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है जिसको लेके वो अपनी बात को रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो रहूँगा उसके साथ, भले कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो। पर कुछ गलत वो बोल रहा है या वो गलत कुछ उसने बोला होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। पर जैसे मैंने बोला, हम इंडिपेंडेंट राजनीति करने वाली फैमिली, हम कभी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते कि तूने ऐसा क्यों किया, उससे मुझे नुकसान होगा। उसने ऐसा कभी मुझे नहीं बोला कि तूने ऐसा किया उससे मुझे नुकसान होगा। एक दूसरे को संभालना हमारा काम है। जैसे हम दोस्तों को संभालते हैं ना, भले दोस्त गलती करे, नहीं तू गलती के टाइम पे हम लोग उसको बोलते नहीं, गलती के बाद हम कभी कभी समझाते हैं कि अगले टाइम ऐसा मत करना। पर मैं ये मानता ही नहीं कि नितेश ने कहीं गलती की है। तो जब गलती की ही नहीं है तो समझाना तो वो बात है ही नहीं कि समझाना पड़े। और वो खुद सोच समझ के अपनी बातें रखता है, तो मुझे लगता नहीं कोई गलत बात बोली होगी उसने। परिवार में राणे साहब जो हैं वो आप लोगों को बताते हैं कभी, जैसे कभी किसी जगह लग रहा है कि साहब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है या जहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो वो देते हैं आप लोग को डायरेक्शन? वो इस तरह से मतलब परिवार में मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे बात होती है राजनीति को लेकर? नहीं, वैसे हम बहुत कम मिलते हैं एक दूसरे को, हर आदमी अपने अपने काम में रहता है। और साहब का जो बोलना होता है वो बहुत सिलेक्टिव होता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसमें से हमको जवाब निकालना होता है। वो कभी जवाब नहीं देते कि ये ऐसे सीधे जवाब नहीं देते। वो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, शायद उनको वो वैसा चाहिए, तो हम उस हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। पर छोटी सी फैमिली है और राजनीति की बात कम होती है जब मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब हम करते हैं दिन भर में। तो ऐसा फीलिंग आता है कि कम से कम घर जाए तो थोड़ा 1-2 घंटा सुकून का मिले। नहीं तो कोई कहाँ गया, किसी को तड़ी पार हुआ, किसी को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं मिली, तो ये सब बातें तो 24 घंटा चलती है। पर घर पे आके एक फैमिली का माहौल होना चाहिए, वैसे हम वो रखने की कोशिश करते हैं। राजनीति की बात कम होती है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर नीलेश राणे। उन्होंने खुलकर सारे मुद्दों पर बात की। उन्होंने ठाकरे परिवार से जो लड़ाई है उसको लेकर भी बात की। उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर भी बताया, जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी उस मुद्दे पर भी हमने बात की। सभी मुद्दों पर लगभग उन्होंने खुलकर हमें जवाब दिए। और इसके बाद हम, जैसा उन्होंने बोला कि जो हमने नीतीश राणे उनके छोटे भाई को लेकर सवाल पूछा था, तो हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे। हम सिंधुदुर्ग में और भी जगहों पर घूमेंगे, हम उस जगह पर भी जाएंगे जहाँ प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था प्रतिमा गिरने के बाद, और कोशिश करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे। और महाराष्ट्र की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद, मेरा नाम है उदय भटनागर। महाराष्ट्र चुनाव यात्रा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।